अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह ज़फ़र की बहू बोल रही हूँ। 2017 में बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो 2017 से अब तक के जिसने बनाया है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी फ़िल्म हिंदुस्तान में दिखाई जाए। तो हमारा यही ख्वाहिश है कि आम पब्लिक के सामने उनके ऊपर जो कुछ भी बीता है वो तो आना चाहिए। आइए, ये मूवी आप लोग भी देखिए और पसंद कीजिए। तो आप लोग भी ज़रा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी हिम्मत मिले। सलाम, नमस्ते भारत। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुल्ताना बेगम जी से सुना कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2017 में बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर बनी, लेकिन 2017 से लेकर अभी तक ये मूवी ना किसी ने देखी है, ना ही इसके बारे में कुछ सुना। आज हम ये फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं और मैं यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूँगी सुरेश शर्मा जी का, जिन्होंने इस मूवी को बनाया और बहादुर शाह की बहुत सी अच्छाइयों को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। और मैं एक आपसे ये रिक्वेस्ट या गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक ये बात पहुँच जाए कि मुग़ल गलत नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी मुग़लों को लेकर इतनी गलत गलत बातें फैली हुई हैं जिसे सुनना मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मैं उस ख़ानदान से हूँ, उस परिवार से हूँ, तो मैं जानती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मुग़ल साम्राज्य की अच्छाइयाँ लोगों के सामने आए। तो आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र का नाम जब हम सुनते हैं या लेते हैं तो कई बातें याद आती हैं। तो एक तो वो दौर ज़फ़र का याद आता है जो उर्दू शायरी के रिश्ते से है, और एक वो कि जब हम 1857 जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो बहादुर शाह ज़फ़र का नाम तो हमें याद आएगा ही, इसलिए कि उस वक्त तमाम लोगों ने वो जो अलग अलग राजा भी थे उन्होंने अपना नॉमिनल हेड कहेंगे लेकिन हेड लीडर बहादुर शाह ज़फ़र को ही बनाया था। मुगल साम्राज्य का एक चरित्र था, हर साम्राज्य का अपना एक चरित्र होता है। मुगल साम्राज्य का एक चरित्र था जिसके कई पहलू थे। एक उनका पहलू था जिसको हम पैटर्नलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, कि बादशाह संरक्षक है, पिता है पूरी इस प्रजा का। बहादुर शाह ज़फ़र उसी चरित्र की श्रृंखला में एक कड़ी है। आखिर में कामयाब नहीं हुआ 1857, वो अलग बात है, लेकिन जो अपनी शक्ति खो चुके थे, शक्तिहीन व्यक्ति ने आखिर में इतिहास में एक बड़ी भूमिका अदा की, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहादुर शाह ज़फ़र 17वें और आखिरी मुगल बादशाह थे। उनसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के अलावा 10 और मुगल बादशाह हुए, लेकिन वे सिर्फ नाम के बादशाह थे। बहादुर शाह ज़फ़र का रोल हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरे मुगल बादशाहों से अलग है। Many people believe that the great days of the Mughals were in the 17th century, when the Mughals controlled all of India, Afghanistan, Pakistan, when the Taj Mahal was coming up. But I've always believed that for literature and for Delhi, in many ways, the high point was the reign of Bahadur Shah Zafar. But I've always been intrigued by Zafar. He's such an enormously
gentle, kind, wise, clever man. और जितने बड़े लेखक और कवि हुए हैं उन्होंने सादगी और पुरकारी ये दो शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो सादगी में भी पुरकारी होती है और ये आपको तो मिलेगी बहादुर शाह जफर में। बहादुर शाह मेरा नाम है मशहूर आलिम में, वो लेकिन ए जफर उनका गदाए रहनशी हूं मैं। जफर का काफी समय दिल्ली के इस जफर महल में गुजरता था। इस महल की ऊपरी मंजिल पर उनकी बैठक थी। यहां से उन्हें सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह दिखाई देती थी। जफर उनके मुरीद थे। सामने की बालकनी से वे लोगों के सलाम कबूल करते थे। शाम में यहां शायरी और मौसीकी का खुशनुमा माहौल होता था। उनसे नसीम सहर जाते ही उनसे नसीम सहर मेरा चैन गया मेरी नींद गई मेरा चैन गया मेरी नींद गई तुम्हें मेरी न मुझको तुम्हारी खबर तुम्हें मेरी न मुझको तुम्हारी खबर। बहादुर शाह जफर ने 19वीं सदी में उर्दू शायरी को नए मुकाम तक पहुंचाया। शाह नसीर शायरी में उनके पहले उस्ताद थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ से वे बाद में इस्लाह लेने लगे। गालिब, मोमिन, दाग, अमीर मीनाई, सदरुद्दीन आजुर्दा और इमाम बख्श साहबाई उस दौर के मशहूर शायर थे। लाल किले के मुशायरे में वे शामिल होते थे। लाल किले के जफर महल में भी शायरी की महफिल जमती थी। बुरे हैं या भले हम तुम जफर लेकिन गनीमत है, यहां आएंगे फिर फिर कर न हम जैसे न तुम जैसे। जफर की हिमायत के जुर्म में अंग्रेजों ने शायर साहबाई को गोली मार दी थी। आजुर्दा की सारी जायदाद जब्त कर ली थी। एहसानुल्लाह खान ने जफर की जिंदगी में उनकी गजलें जमा करके 4 दीवान छपवाए थे। मेरी जानिब से गैरों ने लगाया कुछ न कुछ होगा, न आया वो तो उसके दिल में आया कुछ न कुछ होगा। कुल्लियात, जिसमें जफर के 4 दीवान शामिल हैं, मतवाए मुस्तफाई दिल्ली से 1862 में छपा। बाद में कुल्लियात अनेक जगहों से निकला। जफर ने करीब 37,000 शेर लिखे हैं। दोस्त तो वह है जो मुसीबत के समय थाम ले हाथ, वह नहीं है दोस्त जो सिर्फ मालो दौलत के वक्त घेरे रहे अपने सगे संबंधियों के साथ। शेख सादी की गुलिस्तां पर उन्होंने टीका भी लिखी है। उनकी गजलों की अनेक किताबें हिंदी में भी छपी हैं। जफर की शायरी में प्यार है तो उसका दर्द भी है। उनका जो स्वाभिमान था उसने सिर नहीं झुका चुका अंग्रेज के सामने। और ये जफर के जरिए हम कह सकते हैं कि अपने मुल्क की, अपने हिंदुस्तान की, उसके अवाम की शान का वो परचम लहरा रहे थे। इसलिए उस दौर के शायरों में जब भी जफर को याद किया जाएगा तो बादशाह कैसे थे यह बहस की चीज़ हो सकती है, लेकिन उर्दू शायरी में उनकी अपनी एक जगह है, ख़ास तौर से उनकी सादगी, इनका स्वाभिमान और उनका दर्द। बहादुर शाह जफर की मैंने काफ़ी गज़लें गाई हैं और सब मकबूल हुई। उनमें से एक गज़ल मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। इसके बोल हैं, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना सके मैं वो एक मुँह से गुबार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। देखिए,
न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। ये गज़ल जो है ज़फ़र के नाम से मशहूर है और आमतौर से लोग यही समझते हैं कि गज़ल की ज़फ़र की है। लेकिन जो उर्दू लिटरेचर के हिस्टोरियंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में ये बहस और ये बात बहुत बरसों से कम 60-70 साल से चल रही है कि ये गज़ल ज़फ़र की नहीं बल्कि मुस्तर खैराबादी की है। इस दरमियान हुआ क्या, मुस्तर खैराबादी जो इत्तेफाक से मेरे दादा थे, उनकी 1927 में डेथ हुई थी। मुझे एक जगह से कुछ उनकी पुरानी पोइट्री के कागजात मिले जिसमें मुस्तर की ही हैंड राइटिंग में ये पूरी गज़ल उनकी दूसरी गज़लों और शायरी के बीच में लिखी हुई है। अब भाई कोई शायर अपनी ब्याज में, अपनी डायरी में आगे पीछे दूसरी अपनी शायरी और बीच में किसी और शायर की गज़ल तो नहीं डाल देगा, और वो भी उसमें उनका वो मक्ता भी मौजूद है जिसमें मुस्तर ही नाम इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो खैर कोई इसमें शक की गुंजाइश अब बची ही नहीं, इसलिए कि मुस्तर की हैंड राइटिंग में उनकी दूसरी तमाम शायरी भी है और ये गज़ल भी है, और उसमें तखल्लुस भी उनका मौजूद है। जो आखिरी शेर है वो न मैं मुस्तरून का हबीब हूँ, न मैं मुस्तरून का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते खुबार हूँ। तो ये इसमें तो अब कोई बहस नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ज़फ़र की जो हैसियत है, जो मुकाम है एक शायर की हैसियत से, वो एक गज़ल कम हो जाने से उस पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत काफ़ी लिखा है और बड़ा अच्छा भी लिखा है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा हो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा।